Hello everyone. Namaste. My name is Rose and the actual name is Pultushi Chakravarti. मुझे PSSM से जुड़े हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत ही सौभाग्य का पल है कि आज मैं आप सभी से मेरी लाइफ, मेरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी और बिफोर स्पिरिचुअलिटी, बिफोर मेडिटेशन मेरी लाइफ कैसी थी, और जब मैं PSSM से जुड़ी और पत्री जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ कैसी बन गई, इसके बारे में मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। और इस जर्नी को आप एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम है जर्नी ऑफ ए कैटरपिलर टू ए बटरफ्लाई। सो फ्रेंड्स, एक कैटरपिलर जो होता है, जो एक लार्वा होता है, वो ककून में रहता है, और जब वो ककून में रहता है उसकी जिंदगी अंधकार में रहती है, बहुत तकलीफ में रहता है वो। और उस समय शायद उसके पास बहुत सारे दर्द है, तकलीफें हैं, और उसे बाहर की दुनिया भी नहीं समझ में आती है। और उस कैटरपिलर को शायद ये नहीं पता होता है कि आगे चल के उसकी जिंदगी जो है एक तितली की तरह, एक बटरफ्लाई की तरह बनने वाली है। तो ऐसे ही कुछ मेरी जिंदगी भी थी माय डियर फ्रेंड्स। जब तक मैं PSSM से नहीं जुड़ी थी, पत्री सर से नहीं जुड़ी थी, लगभग 11 साल पहले, 2011 में, जब मैं मेरी मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा खोज था कि क्या जिंदगी ऐसी ही होती है जहाँ पे हम बीमार रहते हैं, जहाँ हम तकलीफों में आते हैं और घरेलू उलझनों में फंसते हैं। कभी फाइनेंशियल टेंशन्स, कभी रिलेशनशिप के टेंशन, कहीं जॉब का टेंशन। तो क्या जिंदगी ऐसे ही चलेगा? तो ये मेरे अंदर जब क्वेश्चन आने लगा, और एक बार की घटना है कि मेरे कुछ बातों से मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई, और सिमिलरली मेरे मेरे खुद के फादर की भी तबीयत, एंड दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कहीं मेरी मेरे मेरे जो वाक क्षेत्र है, मैंने जो बातें कही, उससे ये इफेक्ट हुआ है। बट तब तक इतना ज्ञान नहीं था आध्यात्मिक शास्त्र का, तो बस मैंने उसको रिसर्च किया कि आखिर क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और उस समय मैं अलग अलग संस्थानों में इधर उधर रिसर्च करने लगी, और मेरे हस्बैंड जो है ओशो से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फाइनली मुझे कहा कि अगर तुम्हें कहीं जाना है, रिसर्च करना है, तो क्यों ना तुम ओशो कम्यून जाके स्टे करो, और वहां पे आप ये इस बारे में चेक करो क्या है तुम्हारी लाइफ में, क्या जरूरत है। बिकॉज तब तक मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, और मेरी लाइफ में बेबी का ना होना, एक बच्चे का ना होना, एक फीमेल के लिए, एक मदर के लिए, मतलब अब मैं तो तब तक मदर नहीं थी, बट एक फीमेल के लिए इट इज वेरी वेरी पेनफुल, राइट? जो एक वाइफ है वो हमेशा चाहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, लेकिन इंडियन बोल सकते हैं सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तभी अच्छा होगा जब बच्चे भी हो परिवार में। तो एक प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए हर तरीके से एक प्रेशर मेरे ऊपर था कि आपके बच्चे नहीं है, आप आपको आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ज्योतिष वगैरह सब कुछ मैंने दिखा लिया था, बट कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था माय डियर फ्रेंड्स। एंड मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन थे, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे थे। तो मैं एक खोज में निकली, और उस समय मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे सपोर्ट किया कि जाइए आप एक्सप्लोर करिए, ओशो को जानिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ओशो को बचपन से बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। और उस बीच मैं शिरडी साईं बाबा बोलिए, आर्ट ऑफ लिविंग बोलिए, अलग अलग संस्थानों में, गायत्री परिवार, बहुत सारे जगहों में मैंने मंत्र जाप भी, ज्योतिषों के साथ रहना, बहुत कुछ मैंने अपनाया। लेकिन कहीं पे भी कोई शांति या मुझे कुछ अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या जहाँ पे मैं रुक जाऊं कि ओके मुझे अब यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो इसी बीच जब मैं पुणे कम्यून गई, और वहां पे मैं 4 से 5 दिन रुकी, और लगभग 15 से 20 हजार वहां खर्च हो चुके थे, लेकिन मुझे वो शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि पुणे कम्यून में ओशो जी की समाधि है, और उस समाधि से गुजरते वक्त मुझे एक अद्भुत शांति महसूस हो रहा था। और मुझे लगा कि शायद ये शांति जो है ये मैं ढूंढ रही थी, और इसी की मुझे एक शांति की एहसास तो मुझे हो रहा था फ्रेंड्स। लेकिन
मुझे समझ नहीं आ रहा था ये शांति कहाँ से मिल रही है और कैसे मिल रही है। और जब मैं वापस रायपुर आई और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर एक प्यास थी कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ और मुझे ये शांति कहाँ से मिली। और मैं खोज में लग गई, मैंने बहुत पूछताछ की, मेरे हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने कहा, "आपो दीपो भव", खुद खुद पता करो क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, क्या हुआ? और इस बीच मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागने लगी कि मुझे ओशो से मिलना है, मुझे जानना है कि ये शांति कहाँ से मेरे अंदर आई। और इस प्रकार से मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव मैं एक सोच डालने लगी यूनिवर्स को। और तब तक मुझे मेडिटेशन एज़ सच कुछ नहीं आता था, क्योंकि जब मैं ओशो कम्यून गई थी तो वहाँ पे अलग-अलग मेडिटेशन के टेक्निक्स होते थे, बट मेरे लिए डायनामिक कर पाना या फिर किसी भी तरीके से और कुछ कर पाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, रादर देन जस्ट आंखें बंद करके मैं समाधि में बैठूं। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था। तो उस समय तक बस मैं आंखें बंद करके बैठना सीखी थी, बट मुझे नहीं आता था कि ब्रेथ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, सांसों के साथ कैसे रहती है, ये सब कुछ भी नहीं आता था। फिर मैं बस आंखें बंद करके बैठ के बस इंटेंशन डालती थी कि बस मुझे मिलना है ओशो से। और ये कौन-सी चीज़ थी जिससे मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, मुझे इतना इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एक एहसास हुआ है। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद मुझे लगा कि बस मुझे ओशो से मिलना है। रायपुर में मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? तो एक काम करो, तुम अ, क्या ढूँढ रही हो? तो मैंने बताया कि मेरे मेरे को ओशो से मिलना है, पिरामिड से मिलना है, क्योंकि तब तक मुझे पिरामिड के बारे में पता चल चुका था। और फिर जब उस समय मैंने अपने ज़िंदगी में एक पिरामिड की इच्छा ज़ाहिर की, तो मेरी फ्रेंड ने जब बताया कि यहाँ पे रायपुर में एक फैमिली है, आप उसके यहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए और आपको पिरामिड में मिलेगा और शायद आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और तब तक हम सबके लिए ये मेडिटेशन वर्ड बहुत ही नया था, क्योंकि उस समय तक हमारी लाइफ में इधर-उधर की गॉसिप करना, इसकी बातें, उसकी बातें, घर में कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना। और हम फ्रेंड्स मिलते ही इसलिए थे कि क्योंकि एक-दूसरे की बुराई करनी रहती थी, मतलब हमारे साथ जो चल रहा है घटनाएँ, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं होती थी, कभी भी क्रिएटिव नहीं। लेकिन जब मैं ओशो कम्यून से आई तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारी तो लाइफ ही बदल गई है, तुम हमसे मिलती नहीं हो। तो मैंने कहा मेरे को कुछ और की खोज है और प्लीज़ मुझे कुछ दिन का टाइम दो, शायद मैं वापस जल्दी तुम्हारे बीच आऊँगी, लेकिन अभी मुझे कुछ खोज है। तो इस प्रकार से जब मैं उस परिवार से जाके मिली और वहाँ पे जाके मैंने जब पूछा कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो वो परिवार वालों ने मुझे बिल्कुल अलाउ किया। और उनसे जब मैं पूछी कि कितने हैं चार्जेस, बिकॉज़ तब तक मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर पैसे खर्च कर चुकी थी। लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। और मुझे वहाँ पे घंटों रहने दिया जाता था, मेडिटेट करने दिया जाता था। और चूँकि मुझे पता भी नहीं था कि एग्ज़ैक्ट मेडिटेशन क्या होता है, कभी मैं डांस करती थी, कभी आँखें बंद करके बैठती थी। और वो सारे लोग काफ़ी अच्छा मेरी केयरिंग करते थे। तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उन सब के लिए था, कि इतना केयर ये लोग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे इनके लिए करना है। और फिर मैंने एक बार उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप गुरुजी से मिलिए और हमारे ये पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए। और बस वो दिन था। और जिस दिन गुरुजी आने का बात था, मतलब पत्री जी आने वाले थे, तो एयरपोर्ट में उनको लेने जाने की बात थी और मेरे फ्रेंड उस समय एक आए हुए थे हैदराबाद से। तो वो मुझसे बोले कि रोज़ आप चलेंगे क्या? तो मैंने कहा डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं दिल से चाह रही थी कि कोई एक इतने बड़े संत महात्मा कोई है और मुझे मिलना है, लेकिन वो घर आएँगे उससे पहले मैं जाके खुद से मिलूँ। और बस मैंने सोचा और मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप चल सकते हैं मेरे साथ। तो बस हम गाड़ी में गए और जैसे ही मैं एयरपोर्ट में गई और मैंने देखा पत्री जी को, पत्री जी मुझे बिल्कुल ओशो की तरह दिख रहे थे। और मैं बिल्कुल आई वाज़ स्पीचलेस, मैं मेरी बोलती बिल्कुल बंद थी। मैं बस मुझे लग रहा था कि ओशो चल के आ रहे हैं। और जैसे-जैसे वो मेरे करीब आते गए और मुझे इतनी ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा शांति महसूस होने लगी, जैसे लगा बस ओशो मेरे लिए उतर आए हैं। और जैसे ही वो मेरे करीब आए तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि सर, ये ओशो से जुड़ी हुई है।
तो पत्री जी ने बहुत ही ऐसे अपने वाइड आर्म्स करते हुए उन्होंने बोला कि ओके कम, मैं भी ओशो का, ओशो मेरे बड़े भाई है, ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और एक्चुअली तब तक क्या हो चुका था कि मैं किसी को भी अगर बताती थी कि मैं ओशो से जुड़ी हूँ या कुछ, तो बहुत ज्यादा अजीब नजरों से लोग देखते थे या उतना ज्यादा वेलकम नहीं होता था। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट था। मुझे मुझे काफी बुरा लगता था कि मुझे कोई बताता भी नहीं है और मेरे लिए लोग थोड़ी सी एक अलग नजरों से मुझे देख रहे हैं, ये मेरे को पता चलता। जब वो पतंजलि जी ने मुझे अपनाया तो मुझे इतनी खुशी हुई। और आई वॉज थॉटलेस फॉर अराउंड, बोल सकते हैं जितनी देर मैं सर के साथ थी, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, 30-40 मिनट्स। और हम घर आए और उसके बाद से 3 से 4 दिन मैं सर के साथ ही रही। और उस समय मैं चूंकि नॉन वेजिटेरियन थी और मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था, पत्री जी ने पूछा पूछो, तो मैंने बोला सर मैं वेजिटेरियन कब बनूंगी? तो सर ने बोला ऑलरेडी आप 99% में तो थे ही, अब 1% बस वेजिटेरियन नहीं थे, इसलिए आप बच चुके थे। आपको बुद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता है और आज से ही आपको बनना है। बस मैंने तभी ठान लिया। लेकिन मेरे अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि नहीं, मैं इतनी आसानी से वेजिटेरियन नहीं बन सकती हूँ। मैं बंगाली हूँ, बचपन से बहुत सारे मतलब अननेसेसरी मेरा माइंड चल रहा था। एंड देन मुझे एक बहुत जोरदार डांट लगाई पत्री जी ने और मेरे सारे विचार जीरो हो गए। और एक किताब उन्होंने मेरे पे फेंक के मारा और मैं उस किताब को जैसी देखी तो लगा कि ये अरे ये सारे जानवर जीवित कैसे हो गए। एंड उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि आ, ये जो भी चीजें हैं वो सब हमारे खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो है, ये धरती, ये सब कुछ आ, हम दूसरों को भी जीने दें। ये जो एनिमल्स है वो सारे रो रहे थे और उनको भी हक है जीने का, और हम अपने खाने के लिए उनको उनको किल नहीं कर सकते हैं। और ये रियलाइजेशन था और मैंने संकल्प किया कि ओके पत्नी जी, मैं बिल्कुल अब किसी को हार्म नहीं करूंगी अपने खाने के लिए। और उसके बाद मैं धीरे धीरे उनके साथ ट्रैवल करने लगी। बहुत सारे अलग अलग मैंने जगहों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए। तो मैं आप सबको मेरा स्लाइड दिखाना चाहूंगी कि ये सब करते हुए 2012 में किस प्रकार से हमने हमारे सेंटर की ओपनिंग करी। और उसके बाद मेरी लाइफ में, ओके द स्लाइड इज विजिबल, राइट। तो मेरे काफी सारे अचीवमेंट्स तब तक हो चुके थे ऑलरेडी। मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके थे, आधी दुनिया घूम चुकी थी और अलग अलग जगहों में मुझे एज ए स्पीकर भी बुलाया जाने लगा। और मैं ऑलरेडी जो फार्मा कंपनी में जॉब कर रही थी, वहां से भी मैंने रेजिग्नेशन दे चुके थे। ये सारे मेरे अचीवमेंट्स थे। और जब मैं पत्री जी से मिली इमीडिएटली 2011 के बाद मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल साइंस को लर्न करने लगी और मैं इंडिपेंडेंट बनने लगी, क्योंकि उसके पहले तक मैं डिपेंडेंट थी। मैं बीमार रहती थी, बीमारी के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, डॉक्टर्स के, ज्योतिष, हर एक के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहती थी। बट धीरे धीरे जब मैं मेडिटेशन में प्रैक्टिस करने लगी, मैं अपने सारे चैलेंजेस खुद ब खुद अपने आप ओवरकम करने लगी। और उसके बाद मैंने एक टीम फॉर्म किया, उस टीम के नाम है दोरबादा बुद्धा। और साथ में टूर्स एंड ट्रैकिंग्स भी हम लोग कंडक्ट करते हैं एज ए टीम। और हमारी एक चाइल्ड केयर एकेडमी भी है जो धीरे धीरे काम कर रही है, माय डियर फ्रेंड्स। और इस सब के बीच में लगभग 7 डेज का हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं जानी कि जिंदगी जो है जिसमें हम अपनी रियलिटी, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपने परिवार खुद चुनते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस खुद चुनते हैं और हमारी जिंदगी हम खुद बनाते हैं। ये सब कुछ मैं जानने लगी। और इसी बीच मैंने हजारों लोगों को अलग अलग तरीके से उनके जिंदगी में बिना दवाइयों के दवा मुक्त जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित किया। और स्पिरिचुअल साइंस की स्प्रेडिंग के साथ मैं लोगों को ये सारा चीज सिखा रही थी, माय डियर फ्रेंड्स। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में सेशंस कंडक्ट करने लगे। और इसी प्रकार जो मेरी जर्नी थी कैटरपिलर से बटरफ्लाई, एक विक्टिम हुड से क्रिएटर हुड। तो विक्टिम हुड में जब मैं थी, माय डियर फ्रेंड, जब तक मैं
मेडिटेशन में नहीं थी। तो मेरे जिंदगी में हमेशा दूसरों के प्रति ब्लेम, दूसरों के प्रति लगता था कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, जजमेंटल होना कि ये सही है, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ, या जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलत है। और बहुत सारी चीजों की बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, क्रिटिसिज्म करना, और जैसे मैंने पहले बताया कि हम गॉसिप करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स है वो विक्टिमहुड का है, और चीजों के प्रति बहुत अटैचमेंट होना। लाइक मेरी जिंदगी में जब तक मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी, मुझे गोल्ड से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। गोल्ड अभी भी मुझे बहुत पसंद है, बट अगर मेरे पास गोल्ड नहीं होगा तो मुझे लगता था मैं कैसे जीऊंगी। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी। बट अभी ये सारी चीजें हैं तो ठीक है, नहीं भी है तो आई एम नॉट बॉदर्ड और स्केर्ड अबाउट द थिंग्स। तो इससे ये जो है मेरा जर्नी जो है मेडिटेशन में आने के बाद क्रिएटरहुड में हुआ। क्रिएटरहुड की जो सिम्टम्स है माय डियर फ्रेंड्स, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ में, हम स्वीकार भाव में रहते हैं, चाहे जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम स्वीकार भाव में रहते हैं, हर एक इंसान को स्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं। हम उसको जिससे भी तकलीफ हो, हम वहां पे यही कहते हैं कि ओके आई एक्सेप्ट द सिचुएशन, और मैं स्वीकार करती हूँ। और हम माफ करने की कोशिश में रहते हैं, ना कि हम एनालिसिस करें कि ये क्यों मेरे साथ गलत किया। हमारे साथ कुछ भी कोई गलत करता तो हम उसको इजीली माफ कर देते हैं। और जो प्रेम है क्रिएटरहुड में, हम बिल्कुल अनकंडीशनल, किसी से हमें कुछ मिले ना मिले, बट हम उसको कुछ देना चाहते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं। और हमारी जिंदगी में बहुत ही धन्यवाद भाव से हम भरे रहते हैं, किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं होता है, रिग्रेट्स नहीं होता है, और बिल्कुल हम डिटैचमेंट फ्री बोल सकते हैं, एकदम कहीं से डिटैचमेंट में रहते हैं हम किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं की, नहीं इस इंसान का जो जरूरी है, ये चीजें मेरी लाइफ में चाहिए। और हम अपने आप को भगवान समझते हैं, और सबके लिए हम वननेस में रहते हैं कि हम सब एक है, राइट। तो ये सारा चीज 2011 में हुआ, जब मैंने अपनी फार्मेसी का करियर मैंने छोड़कर रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए वैल्यू एजुकेटर मैंने ज्वाइन किया। और ये सब हुआ जब मैं पत्री जी से मिली, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि किस प्रकार से मेरी पत्री जी से मुलाकात हुई। और मैंने फार्मा लाइन छोड़कर उसके बाद मैंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों में जाकर मेडिटेशन सिखाने शुरू किया, और रिसर्च किया कि कैसे मेडिटेशन हील करता है हमारे शरीर को। मैंने 40 डेज पिरामिड वैली में स्पेंड किया। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस। हर कोई को मेडिटेशन रिसर्च करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंस सीख रहे हैं तो जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्लीज आप लोग उसका प्रैक्टिकल करें। मैंने भी प्रैक्टिकल करा, बिकॉज पीएसएसएम में बताया जाता है कि आप बिना दवाओं के जी सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरा रिसर्च किया ये बॉडी हील कैसे होती है, और 2012 में जाकर हमारा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर ओपन हुआ। एंड फ्रेंड्स, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैं, जो लोग मिलकर इस सेंटर को ओपन करने में मदद की। ये मेरा एक छोटा सा फ्लैट है जिसको मैंने बस डोनेट किया था, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट किया, सपोर्ट किया इसकी ओपनिंग में। और बोल सकते हैं कि हमारे उसके बाद इतने सालों के बाद अब हम लोगों ने एक बड़ा सा पिरामिड, गोल्डन पिरामिड भी हमने क्रिएट कर लिया हमारे रायपुर में, मेरे घर के छत के ऊपर ही। सो दिस वाज अ जर्नी फ्रॉम 2012 टू 21। और इसके साथ साथ हम लास्ट 2 इयर्स से अमरकंटक ध्यान समागम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2021 और 22 पत्री जी के गाइडेंस में हम कंडक्ट कर रहे हैं। और ये पूरा टीम जो है निस्वार्थ सेवा कर रही है। हमारे किसी टीम मेंबर को किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं है, एवरीबडी इज वर्किंग वॉलंटरीली। और जिसके पास जो है, किसी के पास समय है, किसी के पास टैलेंट है, हर तरीके से अपने अपने तरीके से हम एक दूसरे को मदद करते हुए ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सो अमरकंटक ध्यान समागम जो है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सौगात है बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इसको पत्री जी ने हम सबको एक वरदान की तरफ दिया। और पत्री जी जाने से पहले, हाँ समझ लीजिए, हमारे पूरे टीम जोरबा को इतना बेहतरीन एक गिफ्ट दिया। और ये गिफ्ट हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्योंकि 10 साल पहले भी पत्री जी मुझे लेके गए थे यहाँ पे, बट तब मुझे इस जगह की वैल्यू नहीं समझ आई थी कि यहाँ पे क्या है।
बट उसके बाद जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी तो ये बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी है फ्रेंड्स। मैं इसके लिए सभी को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप लोग जरूर ये अब हर साल ये प्रोग्राम होने वाला है। पत्री जी ने हम सबको इस प्रोग्राम से जोड़ दिया है और ये बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा खास प्रोग्राम है जिसमें सारे नॉर्थ इंडियंस को हिंदी स्पीकिंग स्पेशली को आना है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, जो लोग प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, पत्री जी के कॉन्सेप्ट को पीएसएसएम के सूत्रों को अपनाकर गहराई से नेचर मेडिटेशन, फॉरेस्ट मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा मेडिटेशन, ये सारा चीज इन 3 दिनों में हम यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पत्री जी को कि उन्होंने हमें हमारी टीम को इतनी बड़ी एक गिफ्ट दी और सर जाते जाते हमारे टीम के लिए इतनी बड़ी एक सौगात दी। और लास्ट ईयर फ्रेंड्स पत्री मैडम ने भी आकर सर के जाने के बाद हमें वो सारा चीज हमें मदद किया कि हम मिस ना करें सर को। और ये भी बहुत सक्सेसफुल हुआ फ्रेंड्स। पत्री मैडम के साथ हमने ये प्रोग्राम जब किया तो अराउंड 500 पीपल अटेंड किए पर डे ऑन एन एवरेज। तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एंटायर टीम जोरबा बोल सकते हैं। और जिन्होंने भी इसमें हमारा सहयोग दिया हम सभी के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है। तो ये सारे जो है प्रोग्राम्स ये सर के मार्गदर्शन में टीम जोरबा कंडक्ट कर रही है। और नेचर में पत्री सर हमेशा इनकरेज करते हैं नेचर मेडिटेशन। तो नेचर मेडिटेशन हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। नेचर में हम सबको रहना, तो इसके लिए भी हम लोगों को हेल्प करते हैं कि जो भी मेडिटेशन में आए वो नेचर में जरूर अपना समय बिताएं। क्योंकि जो नेचर है वो हमें जीरो स्टेट में जाने में बहुत आसानी से मदद करता है। सो ये हमारा अमरकंटक के कुछ ग्लिम्सेस हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में मिरेकल तो तब बहुत ज्यादा हुआ जब विद इन 4 इयर्स मैं मेडिटेशन में आने के बाद मेरी लाइफ में मेरी बेबी आई 4 इयर्स के अंदर मिराकुलसली। बट आफ्टर 10 इयर्स ऑफ माय मैरिज और मेडिटेशन में आने के 4 साल बाद। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। बट मैं चाहूंगी कि आप सबको पता चले कि मैंने ये अचीव कैसे किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में अगर हम ब्लेम पॉलिसी में है, हम ये बोल रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो सब गलत ही हो रहा है, तो समझ लीजिए आप ब्लेमिंग मोड में है। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्लेमिंग मोड से हट हट के रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में जाना होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके साथ आज सब कुछ गलत है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप चाहते हैं उस चीज को करने के लिए अगर आप डीप डिजायर है आपके भीतर, आपकी चाहत बहुत तगड़ी है, वो सारा चीज आप कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और आप अपनी जिंदगी के रचयिता खुद बन सकते हैं। जब मैं बन सकती हूँ तो आप सभी बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने मेडिटेशन के साथ साथ ये जाना कि स्वीकार करना है। जब भी मैं पत्री जी के साथ ट्रैवल करती थी तो पत्री जी किसी ना किसी को टीच करते थे, एक्सेप्ट द सिचुएशन बाबा, जो है होने दो, झेलो। मुझे याद है कई बार मैं घर के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते थे, मेरे उस समय रिलेशनशिप में भी बहुत चैलेंजेस थे। तो कई बार पत्री जी मुझे देखते थे और फिर मुझे कहते थे घर छोड़ के नहीं भागना, पति को छोड़ के नहीं भागना। एंड मुझे लगता था कि सर को कैसे पता चलता है कि मेरे अंदर मेरे को कितनी तकलीफ है। क्योंकि जब हम ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एंड दीज चैलेंजेस आर वेरी वेरी बोल सकते हैं अमेजिंग, बिकॉज ये चैलेंजेस आपको टेस्ट करते हैं कि आप वाकई में ध्यान में आना चाहते हैं या आप बस टाइम पास करना चाह रहे हैं ध्यान में, कहीं आप किसी और एजेंडा से तो ध्यान में नहीं है। तो जब आप वाकई में सच्चाई से आप अध्यात्म में आते हैं, किसी और चीज के कारण नहीं, कोई और दिखावे के कारण नहीं, कोई और नेम फेम के कारण नहीं, तो वो चैलेंजेस धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं। तो जब पत्री जी कहते थे एक्सेप्ट, किसी को इंटरफेयर मत करो, किसी को अलाउ मत करो इंटरफेयर करने देने, तो मैं धीरे धीरे इन चीजों को अपनाते गई। और फॉरगिवनेस, जब भी मुझे कोई तकलीफ किसी से होती थी तो मैं माफी मांगती गई, मेडिटेशन करती थी, साथ में प्रचार प्रसार मेरा शुरू हो चुका था फ्रेंड्स। और जब आप प्रचार प्रसार और मेडिटेशन आप अपना डेली कंटिन्यू रखते हैं तो ये जो फॉरगिवनेस का पार्ट है वो बहुत इजी हो जाता है। आप किसी को भी अनकंडीशनली लव कर सकते हैं।
और ग्रेटिट्यूड में आप आसानी से रहते हैं, बिकॉज उस समय मेरा लक इतना अच्छा था कि मैं ऑन एन एवरेज कभी भी पत्री जी से बात कर सकती थी। तो ऑफ कोर्स ये पूरा बोल सकते हैं क्रेडिट पत्री जी को जाता है। ही वाज सच अ ग्रेट मेंटोर, सच अ ग्रेट गाइड, जो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते थे। और शायद उनको पता था कि मेरे द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान मिलेगा, और शायद लाखों करोड़ों लोगों को जैसा मुझे मेरी जर्नी मुद्दाउट में मेरे को मिली है, ऐसे मैं दूसरों को मदद कर सकूंगी। पत्री जी के सारे कॉन्सेप्ट्स को बताकर, प्रिंसिपल को अपनाने में मदद करके हर कोई बुद्धा बन सकता है, ये मैं लोगों को मदद कर पाऊंगी। तो मेरी लाइफ में किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं, रिग्रेट्स नहीं बचा माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करते करते। और धीरे धीरे मैं अटैचमेंट से फ्री होते गई, और अपने आप को समझने लगी, दूसरों को जानने लगी कि हर कोई भगवान है, और इन चीजों को अपनाना है। इट इज नॉट ओनली थ्योरी। तो अभी हमें समझना है कि आप किस स्थिति में है। क्या आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या आपने मेडिटेशन से जान लिया है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। तो जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपको मेडिटेशन की और ज्यादा जरूरत है। आपकी साधना आपको ज्यादा बढ़ाना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारे चीजें जो मैंने ध्यान के साथ साथ अपनाया, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें मैंने ध्यान के साथ साथ किया। कुछ किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पीएसएसएम में स्वाध्याय का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम बुक पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हमने समझा कि पिछले जन्मों में मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ अभी हुआ, मेरे इन लॉज ने ऐसा किया था इसलिए इस बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन चीजों को हम जो है वैलिडेट कर सकते हैं बुक्स के साथ। जब बुक में भी हम पढ़ते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, री इनकारनेशन के बारे में, तो हम उन चीजों को ज्यादा अच्छे से कंफर्म कर पाते हैं। इसीलिए हमें इन मेडिटेशन के साथ साथ हमें किताबें पढ़ते पढ़ते अपने आप को कंफर्म करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ किताबें घंटों पढ़ रहे हैं या अपने अपनी ईगो को बूस्ट अप कर रहे हैं, बट जब आप मेडिटेट कर रहे हैं उसको आपको वैलिडेट करने की जरूरत है, कंफर्म करने की। तो आप जरूर उससे रिलेटेड किताबों को पढ़ें और उसको कंफर्म करें। मैंने एफर्मेशंस यूज किया माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मेरा पूरा पास्ट के थॉट्स, पास्ट के पूरे गार्बेज खत्म हो चुके थे। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब एफर्मेशंस की बारी आती है तो मेडिटेशन कम करते हैं और एफर्मेशन यूज करते हैं, इसलिए एफर्मेशन काम नहीं करते। तो अफर्मेशन काम करने के लिए मिनिमम आपका 4 to 5 आवर मेडिटेशन होना चाहिए। आप महीनों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तब जाके जब आप, मुझे 4 इयर्स लगा बच्चे को कंसीव करने में, मेरी थॉट पैटर्न को चेंज करने में। जो बिलीफ सिस्टम इस लाइफ टाइम का था, पिछले लाइफ टाइम का था, वो सारा चीज मैंने चेंज किया आफ्टर 4 इयर्स। जबकि मैं 8 से 10 घंटे मैं स्पिरिचुअल वर्क करती थी, टीचिंग करती थी, मेडिटेशन करती थी, तो इतना ज्यादा समय आपको अपने पास्ट के जो थॉट्स उसको डिलीट करने में लगते हैं, तब जाके अफर्मेशन काम होंगे। नहीं तो -2 आप सीधा पॉजिटिव में जाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो -1 से 0 में आना पड़ेगा। 0 में आने के बाद आप वापस से जो स्टेटमेंट्स है वो डाल सकते हैं, दैट इज +1, राइट। इसी प्रकार कुछ किताबें मैं मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस और द सीक्रेट। और उसके बाद अपने मैंने फोकस अपने फीलिंग्स में किया, कैसा मैं फील करती हूँ, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये सब मैंने सीखा। प्रैक्टिकली ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, नो जजमेंट को अपनाना शुरू किया, बिकॉज दिस आर वेरी डिफिकल्ट, बट ये हमें अपनाते हुए ही हमें सक्सेस मिल सकता है। और पत्री जी के साथ मैंने बहुत पढ़ाई करने का, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबानी था कि मैं पत्री जी के साथ टीचिंग्स को अप्लाई कर सकूं। नो गसिप, नो जजमेंट, नो एनालिसिस करके, नो वायलेंस, नो क्रिटिसिज्म और स्वाध्याय, ये सारा चीज मैंने बताया कि ये सब अपनाते हुए। और मैंने जाना कि होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है। होलिस्टिक हेल्थ में जो होता है कि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है कि नहीं, फिजिकल है कि नहीं, मेंटल है कि नहीं। कोई एक चीज से हमारा हेल्थ नहीं होता है, बट हमारा ओवरऑल, हमारा अगर डेवलपमेंट है तभी हम होलिस्टिकली डेवलप है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे पढ़ते गई, जानते गई। और सबसे बड़ा रोल प्ले किया माय डियर फ्रेंड्स 18 गाइडिंग प्रिंसिपल। ये जो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये बताता है कि हमें क्यों मेडिटेशन एंड टीचिंग करना चाहिए। खुद मेडिटेट करते हो, दूसरों को टीच करना चाहिए।
और क्यों रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स इज इम्पोर्टेंट, और अपने जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हो रहे हैं या हमारे अदर भी एक्सपीरियंसेस विदाउट मेडिटेशन और वो भी हमें शेयर करना चाहिए। फुल मून एनर्जीज का क्या रोल है, क्यों फुल मून नाइट्स में हमें बहुत ज्यादा रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, फुल नाइट होल नाइट हमें मेडिटेट करना चाहिए, ये सारा चीज मैंने अपनाया माय डियर फ्रेंड्स। और धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। और ये सारा चीज अभी लास्ट मेरा जो बच गया है, आने वाली मेरी एक किताब है जिसमें पब्लिश करना है अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, एंड दैट इज आल्सो ऑन द वे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सब, मैं ये सारी चीजें डिटेल उस किताब में लिख रही हूँ, कैसे एक एक स्टेप मैं करते गई, और पत्नी जी ने मदद किया, गाइड किया सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, और मैं एक मास्टर की तरह जिंदगी को जीने लगी। कुछ बुक्स जो मुझे मदद की, मैं उन सबको रिकमेंड करना चाहूंगी आप सभी को। और मैं थोड़ी सी स्लो रीडर हूँ बोल सकते हैं, बिकॉज एक एक किताब पढ़ते पढ़ते उसकी चीजों को इम्प्लीमेंट करते करते मुझे काफी टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हर एक किताब की चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे किताब खत्म करने में। और मेरा ये पूरा टीम है, आई एम सो ग्रेटफुल। ये सारे जब यंग थे तब से मेरे साथ जुड़े हुए थे, अभी कुछ लोग हैं इस टीम से और अलग अलग जगहों में है, कुछ लोग किसी की शादी हो गई, कोई और कहीं पे है, तो ये मेरा पूरा टीम और ये मेरे मेंटोर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये फैमिली जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड रहती थी मेडिटेशन के लिए, ये मेरे बोल सकते हैं फ्रेंड, एंड ऑल्सो बोल सकते हैं कि माय एंटायर दिस जर्नी क्रेडिट गोज टू पत्री जी, और ये जो फैमिली जिनसे मैं मिलके, इनके घर में मैं पत्री जी से मिली थी, और मेरे हस्बैंड जिनके सपोर्ट से मैं ये सब काम कर पा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं आप सभी से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये था मेरी जर्नी, और आज मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल डिजीज फ्री लाइफ जी रही हूँ। मैं होलिस्टिक हेल्थ को अपना पा रही हूँ, मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर रही हूँ, और हमारा मेडिटेशन सेंटर है, पिरामिड्स है यहाँ पे, एनीबडी कैन कम एंड स्टे एंड मेडिटेट इन गोल्डन पिरामिड। ऑल्सो हम अमरकंटक प्रोग्राम अभी अक्टूबर में करने वाले हैं एवरी ईयर शरद पूर्णिमा में, तो आप में से सभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ मेडिटेशन से जुड़े, बिकॉज हमारे यहाँ पे लॉन्ग आवर मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, जंगल मेडिटेशन मीन्स फॉरेस्ट ट्रैकिंग, दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 18 प्रिंसिपल, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारा चीज आप हमारे टीम के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दी 18 प्रिंसिपल अगर आपको करना है तो आप जरूर हमारे टीम से मिले। हमारी टीम जोरबा जो एवरी डे थ्रू आउट मिनिमम 18 to 19 आवर्स वर्क करती है, सर्व करती है बिहाइंड द स्टेज, बिकॉज मैं यहाँ पे फ्रंट में हूँ बट बिहाइंड द स्टेज दे आर वर्किंग माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे हर कोई एक बोल सकते हैं वॉलंटरीली दे आर वर्किंग, कोई भी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फायदे के लिए नहीं कुछ कर रहा है, एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय देमसेल्फ, और हम एज ए टीम वर्क कर रहे हैं सेल्फलेसली। और यहाँ पे यंगस्टर्स जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो भी यूथ मस्ती करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, टूर्स करना चाहते हैं, और लाइफ में अपने भीतर के उस पावर को जानना चाहते हैं, बिकॉज नाउ आई एम ट्रेनिंग पीपल टू बिकम बिलियनियर, बिकॉज मेरा एम हो गया है कि मैंने लर्न कर लिया हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इन लाइफ, एंड नाउ व्हाट इज माय रोल, आई शुड टीच दिस टू एज मेनी पीपल, जो लोग अबंडेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो रियल कॉम्बिनेशन ऑफ जोरबा द बुद्धा, ये जोरबा द बुद्धा का नाम हमें क्यों दिया गया, जिससे एक नया इंसान, जो जोरबा जो ग्रीक वर्ड है, एक नया मनुष्य, और साथ में एक ऐसा इंसान जिसके भीतर में बोल सकते हैं वो शांति, बुद्धा बुद्धा का शांति भी उस इंसान के अंदर हो, तो वो संसार में रहकर, समाज में रहकर वो पैसे भी कमाए और टॉप बिलियनियर्स में हो, टॉप लीडर्स में हो, और साथ में वो ध्यान का प्रचार प्रसार में भी काम करे। तो ये कॉम्बिनेशन की ट्रेनिंग, हाउ टू बैलेंस मटेरियल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को करते हुए मटेरियल लाइफ को कैसे अचीव किया जाए, और दोनों को ही कैसे काम करना है, इस पे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ यूथ को। और मैं वन एंड वन मैं लोगों को कोच करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मुझसे कोच लेना चाहते हैं, जो भी
मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारे ग्रुप सेशंस होते हैं, दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझसे जो कोचिंग लेते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव सर्टेन फीस, बट आई रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन आवर फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम्स। जो फ्री हमारे बोल सकते हैं सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आप एक अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि व्हाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाई साइंस ऑफ मेडिटेशन इज देयर। क्यों पतंजलि जी ने आनापानसति मेडिटेशन को ही इतना इम्पोर्टेंस दिया है, क्यों प्रचार प्रसार करना है, क्यों हमें स्वाध्याय करना है, और क्या इम्पोर्टेंस है सज्जन सांगत्य का। ये सारा चीज हम हमारे जो 21 डेज सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम उसमें हम बताते हैं। बिकॉज मैंने 11 इयर्स से पतंजलि जी के साथ ट्रेवल किया। पतंजलि जी ने एक एक चीजें मुझे इतनी डिटेल, इतनी प्रैक्टिकल तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ ये सारा ज्ञान जो पतंजलि जी ने हम सबको दिया और खासकर मुझे मिला है, और मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई है। आई एम वेरी वेरी इंडिपेंडेंट नाउडेज माय डियर फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल बोल सकते हैं इतनी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है। आई कैन हैंडल माय एनी सिचुएशन ऑफ माय लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई कैन हैंडल एनीथिंग, आई कैन क्रिएट एनीथिंग। तो ये चाहती हूँ कि हर कोई का ये लाइफ में कॉन्फिडेंस बने, हर कोई इस प्रकार से लाइफ को जी सके। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टीम जोरबा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप पीएमसी जो यहाँ पे जयपुर टीम है उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी जयपुर के लोग हैं, मेडिटेटर्स हैं, यहाँ से बने रहिए। यहाँ रेगुलर मेडिटेशन के जो अलग अलग जगह है, सेंटर्स है, वहां पे आप जरूर आइए। और जब आप रायपुर आते हैं तो रायपुर में भी सारे जयपुर के जो लोग हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वेलकम। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सीरी मैडम को इस प्रोग्राम के लिए, एंड ऑल्सो एंटायर जयपुर टेक्निकल टीम और द मीडिया टीम। थैंक यू सो मच।